हेलो एवरीवन। यार मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की थी, तो बच्चों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न है कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स भी हैं इसमें। एक अलग एग्ज़ाम था ये, और एग्ज़ाम के कंपैरिजन में उनमें अलग अलग शिफ्ट होती थी, बराबर से बच्चे होते थे कि मान लिया 90,000 बच्चे हैं तो उनको 3 शिफ्ट में बांट दिया या फिर एक शिफ्ट में ले लिया, तो ऐसा कुछ होता था। बट इसमें तो एक अलग ही खेल कर दिया एचएसएससी ने। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्शंस डालने हैं तो मैं आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्स बता दूंगा कि जो आप अटैच कर सकते हैं अपने HSSC की वेबसाइट पे जाके। जो आप ऑब्जेक्शन डालेंगे तो उसमें जो सोर्स इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं, मैं वो बता दूंगा आपको। और दूसरा आपको सोर्स बता दूंगा। जो भी मैं आपको लिंक या कोई फाइल की बात करूंगा तो वो आप फर्स्ट कमेंट में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से वो फाइल उठा के आप अटैच कर सकते हैं जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा ऑब्जेक्शन लगाने का, तो जितना हो सकता है लगाइए। चाहे आपको हो सकता है आप मेरी बात से भी सहमत ना हो, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो जरूर लगाइए ऑब्जेक्शन। तो पहले ऑब्जेक्शंस की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता। अब दंड संहिता वाला मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बुक में ये 1861 दे रखा था, किस बेसिस पे दे रखा था। वो हरियाणा की ही बुक है, कोई लोकल बुक है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी, तो उन्होंने पता नहीं क्या समझ के दे रखा था। ये तो कहीं भी नहीं बनता है 1861, तो 1861 तो ये 6 अक्टूबर 1860 को ये जो दंड संहिता थी, ये कानून बना था और 1862 को ये लागू हुआ था। अब हालांकि इस क्वेश्चन में भी डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्योंकि इसने पूछा कि लागू कब हुई थी। भाई साहब, तो लागू तो जाके 1862 में हुई थी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन है इंग्लिश का, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें बी और सी दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, बी भी सही मान रखा और सी भी। ठीक है, तो हो सकता है इसमें बच्चों को, या फिर एक जो दो क्वेश्चन थे जो अनिल विज वाला था और भोपाल सिंह खत्री वाले दो क्वेश्चन थे जो उन्होंने वो कैंसिल ही कर दिए हैं, तो उस जैसा भी कुछ होना चाहिए इस क्वेश्चन में। हो सकता है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 1860 में बनी थी, 62 में लागू हुई थी, जबकि 1862 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो जो बच्चे जो 1861 करके आए हैं, ज़रूर उनको मलाल होगा इस बात का कि उनका गलत हो गया, एक नंबर बन सकता है, तो आप ज़रूर इसमें ऑब्जेक्शन लगाएं। उसके बाद बच्चे दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो भारी मिट्टी पाई जाती है थानेसर में, वो कौन सी मिट्टी है। अब जो मैंने ये सोर्स लिया है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे, तो kurukshetra.gov.in गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट है। तो इसमें बताया गया है कि क्ले लोम और सैंडी लोम मिट्टी यहाँ पाई जाती है हमारे कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में लोम का मतलब होता है बच्चे दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही लोम कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो जो बच्चे दोमट करके आए हैं तो वो इसके साथ जा सकते हैं। और बाकी जो नैली करके आए हैं, कैथल करके आए हैं, तो उनका तो कुछ बनता नहीं, क्योंकि वो मिट्टी नहीं होती नैली या कैथल, वो तो एरिया होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो टीचर्स भी जो सोल्व करवा रहे थे यूट्यूब पर, ये पेपर सोल्व करवा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो भी क्या सोच के करवा रहे थे। नैली और कैथल किस लिए लगाया, क्योंकि मिट्टी कोई नैली मिट्टी थोड़ी है, नैली और कैथल तो ये तो एरिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए दोमट मिट्टी, और ये ऑथेंटिक भी है। दूसरा है इसका गैजेट है, जो कि 1890 के आसपास है, हरियाणा गवर्नमेंट का 1890 का। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, मैंने वीडियो में अटैच नहीं किया हुआ, आपको लिंक में मिल जाएगा, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। क्योंकि 1890 काफ़ी पुराना हो गया, करीबन करीबन 130-40 साल पुराना हो गया। तो पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतने में तो हवा पानी सब बदल जाता है। लेकिन फिर भी जब सरकारी वेबसाइट ही कह रही है कि दोमट मिट्टी है, तो मानना चाहिए इनको, ये बनता है, आप ऑब्जेक्शन इस पर लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो देखिए बच्चे, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे किसी ने एक साइन बोर्ड मुझे भेजा था, तो इसमें भी तरावड़ी लिखा हुआ है, तरावड़ी। ठीक है, और अगर दूसरी बात करूँ तो 18 तारीख को इवनिंग में जो फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, वहाँ से मैंने एक स्क्रीनशॉट उठा रखा है, जिसका आप जब ऑब्जेक्शन डालेंगे तो इसमें CFES-S1, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, CFES-S1 ये इसका कोड है। और इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ तरोरी। ठीक है, जब इंग्लिश में बात करते हैं आप और हिंदी में बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है तरावड़ी। ठीक है, यानी कि इसमें भी ये डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन में, इसको भी सही ठहराया जा सकता है, या फिर इसको जैसे उस इंग्लिश वाले क्वेश्चन में दिया था, दोनों का बेनिफिट दिया था बच्चों को, इसमें भी ए और सी आंसर दिया जा सकता है, ताकि दोनों बच्चों को फ़ायदा हो जाए इसमें। ठीक है, और वैसे भी यार सोचना चाहिए, जिस
पोस्ट के लिए 50,000 रुपये सैलरी है जिसकी। अब बच्चों को ऐसे ऑप्शन देंगे क्या कि तरावड़ी होगा कि तरोड़ी होगा? ये तो वही बात होगी ना कि जो आप बच्चों के साथ करते हैं, घर में छोटे बच्चों के साथ करते हैं, 2 साल का 5 साल का, उनके दोनों हाथ अपने पीछे रखे, उसमें एक में सिक्का रखे कि बताओ कौन से हाथ में मेरे सिक्का है, कौन सी जेब में मेरे सिक्का है। ठीक है, तो आप इसमें भी अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैंने बता दिया 18 की इवनिंग में फीमेल कांस्टेबल में ये चीज़ आई हुई थी, आप डाल सकते हैं इसको प्रूफ के तौर पे। ठीक है, और दूसरा है कि मैंने किसी बच्चे ने भेजा ये तरावड़ी वाला, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और मिलता है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं किसी और बच्चे को भी सजेस्ट कर सकूँ। कमेंट्स में बता सकते हैं अगर इसके अगेंस्ट आपको प्रूफ मिले तो। इसके अलावा क्वेश्चन है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब देखो बच्चों का डाउट कितना बचकाना डाउट है कि परिणाम वाचक दे रखा है जिसमें जबकि होना चाहिए परिमाणवाचक। अरे यार एरर भी तो हो सकता है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर, कुछ भी हो सकता है। इसमें कितना ही फ़र्क पड़ता है अगर आपको आता है। अब जैसे इस बच्चे से मैंने मंगवाया है, ये भाई साहब भी संख्यावाचक करके आए हैं। ठीक है, जिन बच्चे ने मेरे को भेजा है अब संख्यावाचक करके आए हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आधा लीटर दूध पी रखा है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं आपको कि अगर आप गूगल करेंगे तो ये MPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है MPPSC, तो उसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे 2 लीटर दे रखा था, 2 लीटर मीरा को दूध पिलाया था उन्होंने। ठीक है, तो संख्यावाचक दे रखा है भाई साहब, जो संख्यावाचक करके आए हैं बच्चे वो गलत हैं, इसमें परिमाणवाचक बनेगा। और इस वजह से कि यहाँ पे परिणामवाचक दे रखा है तो एरर, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, कुछ बड़ी गलती नहीं है जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। और HSSC तो इसको पक्का ही इग्नोर करेगा। आपका ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी सटीक नहीं है, बिल्कुल भी सतह पर नहीं उतरेगा ये। ठीक है, अरे यार छोटी सी बात सोच के देखो, जो ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन है, जो कि मैं आगे 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अगर उन्हीं को मान ले HSSC तो वो ही बड़ी बात है। ठीक है, आप देखिए अगर आप आज ऑब्जेक्शन लगाते हैं, 17 तारीख की डेट है, 19 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनल जो PST के लिए, फिजिकल के लिए बुलाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। उससे पहले कोई फाइनल आंसर की भी नहीं आएगी कि हमने जो पिछले में गलती थी वो सुधार के हमने फाइनल आंसर की दे रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि ऐसा ही कोई भी एरा गैरा ऑब्जेक्शन लगा दोगे, ठीक है हो गया। कोई इसका तुक नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं मानेगा HSSC। मैं तो दुआ करता हूँ कि मान ले, जो सही है एटलीस्ट वही मान ले, और नहीं तो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का लॉस हो रहा है इसमें। एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन इन्होंने गलत दे रखे हैं, जैसे तरावड़ी वाला क्वेश्चन था वो वाला गलत दे रखा है, राइट। इसके अलावा बच्चे इंग्लिश में है, इंग्लिश में मुझे सिर्फ यही डाउट लगा जो 65th क्वेश्चन है। ठीक है, 65th में प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आर की जगह ई जाना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए बी 65th का। ठीक है, 65th का बी होना चाहिए, इन्होंने सी दे रखा जो कि बहुत गलत है, किसी भी तरह से बनता नहीं। हाँ, एक तरीके से हो सकता है कि ये जो स्लैश है, ये जहाँ से सेटर ने पेपर उठाया होगा, हो सकता है ये यहाँ पे हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ए हो सकता है कि यहाँ पे हो और ये आर जो है इसके साथ आ रहा हो नेक्स्ट लेटर में, 2 से पहले, इसमें ऐसे तो हो सकता है उसमें हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ये बी ऑप्शन बनेगा इसका। ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है अलॉन्ग विद मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। ठीक है, जो उसकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं उसके साथ, लेकिन वो बात जो मेन यहाँ पे जिनकी बात हो रही है, जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, साइनोशोर हैं, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, तो इसलिए ई जाएगा यहाँ पे, राइट। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करें तो दूसरा आपका जो डाउट बन सकता है, ये बन सकता है कि इसमें ऐट नहीं इन आना चाहिए। ये ऐट सही है बच्चे, ऐट ही आना चाहिए। ऐट इसलिए आना चाहिए क्योंकि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 15, ठीक है, या फिर एट अ वेरी यंग एज, किसी यंग एज में। ठीक है, तो ऐट ही बनता है, इसमें सेंस जो बनती है। बाकी मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं आपको इससे ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता इस पर। ठीक है, तो ऐट ही आएगा इसमें। इसके अलावा ये बहुत बच्चों का, बहुत, ये मुझे पता नहीं कि किस तरीके से इसको प्राकृतिक गैस दे दिया है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन नहीं, जीवाश्म ईंधन होता है कि जहाँ पे जो जीव जंतुओं के गलने सड़ने से लाखों साल पहले जो सतह के नीचे पड़े रहे, उनसे जो कोई ईंधन बनता है उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं और कोई ऑप्शन ना भी पढ़ूं तो लकड़ी है। अब लकड़ी तो कहाँ से बनती है? पौधे से बनती है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से लकड़ी बनती है। ठीक है, तो पौधा आप आज लगाएंगे तो 2 साल बाद उसकी कटाई करके आप उसको ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जाहिर सी बात है, इसमें नेचुरल गैस बहुत गलत दे रखा है। ठीक है, इसका एक और बताता हूँ आपको, अगर आप सुनना चाहें तो। इसमें बायोगैस जो बनता है
बायोगैस जैसे मीथेन, इथेन, ऐसी गैस, तो वो बनती हैं सड़ने से यानी कि जैसे गोबर के सड़ने से, ठीक है। तो वो एक जीवाश्म ईंधन हो सकता है, इनफैक्ट है, वो बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। या फिर जो जैसे फल के छिलके हो गए तो उनसे भी बनता है वो, ठीक है। तो बायोगैस बनता है ज़रूर है वो, लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि प्राकृतिक गैस दे रखा है, नेचुरल गैस दे रखा है, तो ये किसी भी तरीके से इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो डी ही होगा। और जैसे अगर आप देखना चाहें तो मैंने इसमें सोर्स भी अटैच कर रखा है, जो आपको ये 5th चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, एनसीईआरटी का, और इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दोनों में मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ बच्चे, ये देखेंगे आप, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, साफ साफ दे रखा है इन भाई साहब ने। और यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। नेचुरल गैस का कोई बनता ही नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि डी है, और इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाइए। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए बच्चे, रेफरेंडम का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक बिल पे, जैसे अपने यहाँ पे 3 फार्मर बिल आए थे, अगर सरकार कहती कि इन पे आप वोट डालिए कि आप इसको पास कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वही फाइनल होगा, तो वो होता रेफरेंडम, ठीक है। किसी भी जनरल ओपिनियन पे या जनरल किसी बिल पे या किसी बात पे किसी भी तरीके से अगर वोट डलवाते हैं, ठीक है। प्लेबिसाइट होता है बच्चे अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदलना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर पे अगर आपने कोई वोट डलवाना, तो वो होता है प्लेबिसाइट। अब इसमें बनता है एक ही शील्ड है डेमोक्रेसी की, रिकॉल। रिकॉल इसलिए है क्योंकि अब देखो ये तो एक तरीके से बराबर ही हो गए ना, प्लेबिसाइट और रेफरेंडम, तो शील्ड तो नहीं हुई रेफरेंडम तो बेसिकली शील्ड हो गई कि आप पब्लिक पे थोप रहे हैं कोई चीज़ कि बताइए आपके लिए कौन सा अच्छा है। शील्ड होता है कि वो ढाल की तरह काम करे कि डेमोक्रेसी कहीं नहीं जा रही। तो डेमोक्रेसी एक ही तरीके से आप बचा सकते हैं, जैसे रिकॉल हो गया। अपने हरियाणा में भी पिछले साल 6 महीने भर पहले पंचायत के इलेक्शनों के लिए कहा गया था कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उनमें जो प्रतिनिधि आपने चुन के भेजे उनको आप वापस बुला सकते हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे या वहाँ की जनता उनसे सहमत नहीं है, वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, या किसी भी बात पे उनको राइट टू रिकॉल दिया गया था, ठीक है। तो असल में जो ढाल है डेमोक्रेसी की वो रिकॉल है, ना कि रेफरेंडम है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से रिकॉल होना चाहिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो ढाल है वो रिकॉल है, ना कि रेफरेंडम, ठीक है। आप इस पे चाहें तो लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये मानेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, इससे अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल बोते समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चे इसमें, जहाँ तक मुझे पता है, बच्चे इसमें टिक करके आए हैं कि 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन जहाँ मैं चेक करता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट farmer.gov.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए गेहूं की फसल बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पे जूम भी कर रखा है मैंने, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, आप साइट भी विजिट करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि कौन से आप बुक से आपने रेफ़र किया था, और बुक में कई बार जो हरियाणा की बुक्स हैं उनमें काफ़ी गलती भी कर देते हैं, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा बुक छाप देता है, ठीक है। और ये लिटरली एक फैक्ट है, आप माने या ना माने, लेकिन कोई भी बुक में कुछ भी लिख देता है। जैसे 1861 जो करके आए थे बच्चे, जहाँ बुक से पढ़ा था गलत, वो भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से बन रहा है वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, अगर इन ऑप्शंस को हम देखें तो, ठीक है। बाकी आप इस पर अगर अपना ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब यार देखो, जहाँ तक बात है कट ऑफ की, तो इसमें ये एग्ज़ाम काफ़ी अलग था और एग्ज़ाम जितने भी होते हैं हमारे यहाँ। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी फीमेल के एग्ज़ाम हुए, चाहे वो कांस्टेबल का था चाहे एसआई का था, उन सारों में कट ऑफ काफ़ी उथल पुथल रही। हमें पता ही नहीं चला कि ईडब्ल्यूएस की इतनी हाई क्यों जा रही है, इतनी हाई कट ऑफ बाकी जनरल में क्या जा रही है। अलग अलग उन्होंने शिफ्ट बना दी, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। किसी में हो रहा है कि बच्चे के जो 55 मार्क्स हैं, 55 क्वेश्चन करके आया हो उसका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो 65 करके आया उसका नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ें रही इसमें, हमें क्लैरिटी नहीं है अभी तक भी, इनफैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि क्या रहना चाहिए, क्या इन्होंने सही से तरीका अपनाया है, कौन सी मैथडोलॉजी नॉर्मलाइजेशन किया है कि नहीं किया, कुछ भी नहीं पता हमें, कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे एंड पे, ठीक है। और जहाँ तक इस एग्ज़ाम की बात है, जो इस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं मेल एसआई की, ठीक है, तो मेल एसआई में बच्चे देखिए
ये एग्ज़ाम कई मायनों में अलग था। जो 26 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका यूं का यूं पैटर्न, जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जैसे 6 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के थे, 12 क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए जो बच्चों को पता चला, क्योंकि उससे पहले मेल कांस्टेबल वाले में या फीमेल एसआई वाले में, फीमेल कांस्टेबल वाले में इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। वहाँ पे करीबन करीबन 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के आ रहे थे, और जिसमें पुलिस का भी था, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कुछ 5-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये सरप्राइज एलिमेंट था 26 वालों के लिए, उनको नहीं पता था कि कैसे होगा। लेकिन 13 अक्टूबर वाले बच्चों को तो पूरा पूरा यकीन था कि देखो इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के साथ ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न पता चल गया था इसमें। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हुई है यहाँ पे, जो इन्होंने गलत किया है कि या तो लेते तो सबका लेते, जो 1000 बच्चे थे, सपोज कर लीजिए कि 1000 बच्चे थे, या तो 1000 के 1000 का लेते। अब इन्होंने 2 ऑप्शन दे दी कि ठीक है, जो बेसिकली जो 75 प्लस या जो पूरा पूरा श्योर है कि भाई साहब आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका तो हम उसी से काम चला लेंगे। जिसको लग रहा है कि देखो जी 60 रह गया, मैं तो 62 पे रह गया जी मैं तो, ठीक है, या 68 पे रह गया मेरे, तो मैं तो लाइन पे खड़ा हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो उनको इन्होंने दोबारा मौका दे दिया। और यहाँ पे अगर कोई इंटेलिजेंट, कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, मौके का फ़ायदा उठाने वाला बच्चा होगा, तो वो ईजीली इस पेपर में, पेपर भी ईजी था कंपेरेटिवली, और पैटर्न पता चल गया था, 15 दिन की एक्स्ट्रा विंडो मिल गई थी, तो 80 प्लस स्कोर करके वो बच्चा आया होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। काफ़ी डिफरेंस हो गया इसमें। देखिए आप एवरेज जो मिल रहा होगा बच्चों का स्कोर आपको, जो अच्छे से अच्छे बच्चे का, वो 72 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रेयरली मिलेगा, कोई बच्चा मिलेगा। लेकिन इस वाले एग्जाम में जो 13 अक्टूबर को हुआ था, उसमें 80 प्लस बच्चे, काफ़ी बच्चे करके आए होंगे। ठीक है, अगर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया होगा तो ये HSSC को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें बच्चों की गलती नहीं थी, ना 26 सितंबर वालों की थी, ना 13 अक्टूबर वालों की थी, किसी भी तरीके से। तो अगर एग्ज़ाम लेना था तो सबका लेते दोबारा, ठीक है, और अगर नहीं लेना था तो ना ही लेते भाई फिर। ठीक है, आपकी गलती हुई है, आपने उनको सस्पेंड किया, कि जो वहाँ पे नोडल ऑफिसर थे या जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे, जो भी थे, आपने जो भी कार्रवाई करी, लेकिन बच्चों की तो गलती नहीं थी ना इसमें कोई। तो एक तरफ से बच्चा या 13 सितंबर का, 13 अक्टूबर का या 26 सितंबर वाला बच्चा क्यों भुगते इस चीज़ को? ठीक है, तो गलत है। HSSC को मैं अब भी कहता हूँ कि रिकन्सिडर करना चाहिए इस चीज़ को, और हो सके तो दोबारा एग्ज़ाम लो। लेकिन मुझे पता है कि पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है, और ये कुछ भी नहीं होने वाला, इस पर कोई एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, ये यूं ही चलता रहेगा। 17 तक आपके ऑब्जेक्शन मांगे हैं, और आप देख लेना कि 19 को आपकी आंसर की आ जाएगी, यानी कि जो फिजिकल के लिए जो कॉल आ जाएगी बच्चों को, रोल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जल्दी ही 24-25 तक भर्ती निपटा देंगे। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसमें, जो मेरा डाउट है कि क्या इसमें ऑब्जेक्शन कंसीडर भी करेंगे ये, मुझे इस बात पे भी शक है कि ऑब्जेक्शन भी कंसीडर करेंगे क्या। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है हरियाणा में, कि भाई साहब कई बार तो ऑब्जेक्शन, आप जैसे फीमेल वाले की है अगर हम बात करें, तो ये क्या किया था इन्होंने कि ऑब्जेक्शन मंगवा लिए थे, और ऑब्जेक्शन के बाद सीधा रिजल्ट आया था, जबकि इनको देना चाहिए कि फाइनल आंसर की जो होगी, जो आपके फाइनल ऑब्जेक्शन हमने कंसीडर किए हैं, जो हमने ऑब्जेक्शन आपके मान लिए हैं, वो वाली, उसके साथ जो सही आंसर की है, जो हम मानते हैं कि जिसके बेसिस पे हम आपको फाइनल रिजल्ट देंगे, वो वाली आंसर की भाई साहब इनको देनी चाहिए फिजिकल वाले बच्चे का रिजल्ट देने से पहले। ठीक है, बट नहीं देंगे, पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो HSSC जाने या फिर भगवान भरोसे है, पता नहीं कौन जाने। हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बात जहाँ तक है बच्चे कट ऑफ की, तो कट ऑफ अगर मैं बताऊँ तो आपने देखा होगा कि EWS की काफ़ी जा रही है, क्योंकि जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, फीमेल SI की अगर मैं बात करूँ, फीमेल SI में क्यों गई थी, क्योंकि 65 पोस्ट जो थी वो टोटल थी। ठीक है, और उसमें से 6 पोस्ट जो थी EWS के हिस्से थी। ठीक है, और अगर ज़्यादा नहीं तो करीबन 24-25 मेरे ख्याल से पोस्ट होंगी जनरल के हिस्से होंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और सीट जो होती हैं, जो वैकेंसी होती हैं, वो काफ़ी कम होती हैं, तो इसलिए ऐसा था। अब अगर मैं इसकी बात करूं मेल SI वाले की, तो बच्चे मुझे लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो जानी चाहिए करीबन 68 प्लस। 68 क्वेश्चन जिसके ठीक है, वो अपने आप को मुझे लगता है कि सेफ़ मान सकता है। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। और EWS का बच्चे मुझे लगता है कि वो 70 प्लस तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है,
और हो सकता है मैं गलत हूँ, जिसके इससे कम बन रहे हैं 69 है EWS में, तो वो अपने आप को निराश ना करे, मेहनत करता रहे। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल हो सकता है कि ये मेरा अंदाज़ा है, बिल्कुल हो सकता है कि गलत हो। सिर्फ ये भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 40 पोस्ट हैं और यहाँ पे 140 पोस्ट हैं, तो इसका डिफरेंस है, ठीक है ना। और इसमें EWS में काफ़ी सारे ज़्यादा कंपटीशन था, काफ़ी सारे कैंडिडेट घुसे हुए थे, ठीक है, जो कि एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने भी फर्जी अपने कार्ड बनवा के, जो EWS के वो बनवा के, सर्टिफिकेट बनवा के वो घुस गए थे, तो इसलिए हो सकता है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी निराश ना होना, और जिन बच्चों के 62 या 63 या 58 ऐसे बन रहे हैं, बहुत कम हैं, तो वो मेहनत करते रहें, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और एग्ज़ाम्स आएंगे। अभी मेल कांस्टेबल का आएगा अगले महीने है, अगले महीने क्या इनफैक्ट 15 दिन बाद है, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, और जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऑब्जेक्शन लगाइए, हो सकता है कि आपके एक आध मार्क्स अगर ये कंसीडर करते हैं तो हो बढ़ जाएं, और जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जो जितने मैंने कहा कि जो सोर्स हैं मेरे पास हैं, जो NCERT बुक्स वगैरह हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा उनका, वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।